नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित। स्वागत है एक बार फिर से आपका दरवाजा एकेडमी पे। और दोस्तों, आज हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। और हम सबसे पहले उस विषय के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। और आप भी सिलेबस लेकर के और उसको एक बार चेक कर लेना, एक बार पढ़ लेना, क्योंकि किसी भी विषय का सिलेबस पढ़ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमने पूरे सिलेबस को ब्रॉड तरीके से तो नहीं डिस्कस किया, लेकिन उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनको हम पढ़ने वाले हैं। और उसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि जब हम ये जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। जो सिलेबस है उसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ लेंगे, ताकि हमें उसको पढ़ने और समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक इकोनॉमिक्स, यानी बेसिक अर्थशास्त्र के बारे में समझ विकसित कर लेंगे। उसके बाद में फिर एडवांस पढ़ेंगे, यानी कि जब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा और समाज में उसका जो व्यवहारिक रूप दिखाई देगा, उस सिलेबस के बारे में हम एक बार फिर पढ़ लेंगे। और उसके बाद जो करंट इवेंट है उनसे रिलेट करके सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। यानी कि पहले इस बेसिक इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर एडवांस के तौर पे, और फिर करंट इवेंट को लेकर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो जब हम इसको इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनको हम एक बार देखें, तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा, हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र का परिचय। इंट्रोडक्शन के बारे में हम अर्थशास्त्र का इंट्रोडक्शन करेंगे, और इंट्रोडक्शन में करेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की आवश्यकता हमें क्यों पड़ गई, क्या जरूरत हुई कि हमें अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ा, और अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र क्या क्या है, कौन कौन से सेक्टर में अर्थशास्त्र को विभिन्न कारणों से अर्थशास्त्र की जो भूमिकाएं रही हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अर्थशास्त्र के इंट्रोडक्शन में, परिचय में। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति क्यों होती है, मुद्रास्फीति के उपाय क्या हैं, और मुद्रास्फीति को लेके या इन्फ्लेशन को लेके जो अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये पॉइंट गिना देता हूं कि जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति पढ़ेंगे, उसके बाद हम मौद्रिक नीतियां पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र में अपने आप में। भारत में बैंकिंग क्षेत्र क्या है, बैंकिंग व्यवस्था क्या है, भारत में बैंकिंग व्यवस्था कब से आई, भारत में बैंकिंग व्यवस्था आज़ादी से पहले कैसी है, आज़ादी के बाद की बैंकिंग व्यवस्था क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, बैंकों का विलय, बैंकों का वर्गीकरण, बैंकों के बारे में जो है पूरा हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार को हम मतलब मार्केट से मनी कैसे प्राप्त करें, ऋण कैसे प्राप्त करें, मुद्रा बाजार के बारे में हम सारी अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद है पूंजी मार्केट, यानी कैपिटल से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम की गणना कैसे की जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद राजकोषीय व्यवस्था। राजकोषीय व्यवस्था किसी भी कंट्री की के राजकोष की गणना करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ खर्चा कैसे हुआ, खर्चा कहाँ हुआ, पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे। राजकोषीय व्यवस्था में कर व्यवस्था, कर से तो आप सभी वाकिफ हैं, तो कर व्यवस्था क्या है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कर की व्यवस्था क्या है, परिषद है ना, जीएसटी है, जीएसटी पर काउंसिल है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। यानी कि कर व्यवस्था को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। अगला जो टॉपिक है वो है विदेशी निवेश। विदेशी निवेश को हम पढ़ेंगे। विदेशी निवेश यानी कि डायरेक्ट निवेश जो है, एफडीआई या फिर पोर्टफोलियो निवेश है, इन सब चीज़ों के बारे में हम विदेशी निवेश में पढ़ेंगे। और ट्रेड जो है, विदेशी ट्रेड क्या है, हमारा किस तरह से निर्यात हो रहा है, किस तरह से आयात हो रहा है। और उसके बाद जो टॉपिक आता है भुगतान संतुलन, आयात निर्यात,
इन सब चीज़ों के बारे में, बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट के बारे में, बैलेंस पेमेंट के बारे में बात करें, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि बैलेंस पेमेंट के प्रभाव क्या होते हैं, इसकी वजह से अमेरिका में एक रिसेशन आया, रिसेशन की क्या समस्या रही, उन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा जो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर, भारत की लगभग आधी से ज़्यादा जनसंख्या इस सेक्टर में लगी हुई है, इस सेक्टर से अपना जीवन यापन कर रही है। तो एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। एग्रीकल्चर को लेके गवर्नमेंट क्या कर रही है, एग्रीकल्चर को लेके हम किसानों के साथ कैसे कैसे प्रयोग किए जा रहे हैं, एमएसपी क्या है ना, समितियां हैं किसानों के लिए, मंडी समितियां हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उद्योग, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अगला सेक्टर होगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। अगला जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इंटरनेशनल बॉडी, या जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है, और भी बहुत सारी इकोनॉमिकल बॉडीज हैं, उन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम जो है एक बेसिक इकोनॉमिक्स को हम कवर करेंगे लगभग 14-15 टॉपिक्स में। और इन 14-15 टॉपिक को कवर करने के बाद जब हम एक बेसिक समझ हो जाएगी, तब हम थोड़ा एडवांस, यानी कि जब हम व्यवहारिक तौर पर जब हम अर्थव्यवस्था को, अर्थशास्त्र, उसको इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे व्यवहारिक तौर पर, तो उसमें जैसे कि विकास के बारे की अवधारणाएं पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, है ना, स्वास्थ्य में, औद्योगिक क्षेत्र में, सार्वजनिक वस्तुओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों में, ऐसे तमाम टॉपिक, सरकार की इसमें क्या भूमिका हो रही है। जब हमें एक बेसिक समझ हो जाएगी तो उसके बाद हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे एडवांस अर्थशास्त्र के तौर पर। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे करंट इवेंट और एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। करंट में जो इकोनॉमिकल जो है न्यूज़ हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में, जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में जितनी भी न्यूज़ होंगी उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, और जो न्यूज़ हमारे बेसिक से रिलेवेंट हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दो टॉपिक बचते हैं, बजट और इकोनॉमिकल सर्वे। तो इन दोनों के बारे में, इस साल का सर्वे और एक बजट तो हो गया और परीक्षा भी हो चुकी है, अब बजट प्रस्तुत होगा फरवरी में, 1 फरवरी को, और इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत होगी 31 जनवरी को। तो जब वो आ जाएंगे उसके बाद इन दोनों के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से भी और हमारी आवश्यकता और ज़रूरत के समझ के हिसाब से भी। तो इन सब टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। और बता दूं कि अर्थव्यवस्था का, यानी कि इकोनॉमिक्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपकी परीक्षाओं के लिए, या ये कहें कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं में अर्थशास्त्र का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आपके जो आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में इकोनॉमिक्स से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम से कम भी आएंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन अर्थशास्त्र के हमें उसमें मिल जाते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा में 15-20 क्वेश्चन का वेटेज कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप समझ लीजिए, जब उसकी आप कट ऑफ की एक बार देखते हैं और उसकी कट ऑफ की गणना करते हैं। और अपने आप में भी 100 में से 20 क्वेश्चन कवर करना एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है ये जो है इकोनॉमिक्स। तो अब इसके बाद हम अपना सिलेबस शुरू करेंगे और सबसे पहला टॉपिक लेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक बार इसको रफ कर दें और उसके बाद हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन या अर्थव्यवस्था का परिचय। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। क्या है? परिचय। इंट्रोडक्शन किस चीज का? अर्थशास्त्र का।
अगर अर्थशास्त्र के इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो अर्थशास्त्र को समझना या उसकी बारीकियों को समझना बहुत आसान तो नहीं है, और खासकर उन लोगों के लिए कि जिनका बैकग्राउंड कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं रहा है, अर्थशास्त्र नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स रहा है उनके लिए बहुत आसान है, उनको व्यवहारिकता की समझ में बड़ी परेशानी होती है। अर्थशास्त्र को एक नीरस विषय कहकर भी उसकी आलोचना की जाती है, या ये कहूं कि अर्थशास्त्र की एक आम आदमी की समझ से परे पहेली कहकर के आलोचना की जाती है। बहुत आलोचनाएं की जाती हैं, इतना नीरस, इतना पुअर सब्जेक्ट इसको कहा जाता है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। इन सब चीज़ों के बाद भी मानव के जीवन में या मानव के जीवन के विकास के रूप में अर्थशास्त्र की जो भूमिका रही है उसको नकारा नहीं जा सकता। अर्थशास्त्र की मानव के जीवन में एक विशेष भूमिका है, और खासकर जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में, आजकल जो प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जब हम बात करें तो उनमें अर्थशास्त्र की भूमिका को जिस कदर देखा जा रहा है, तो ये आवश्यक है कि अब अर्थशास्त्र को सिर्फ पढ़ने की नहीं, उसको समझने की भी आवश्यकता है। और जैसा कि मैंने पहले जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था, मैंने तब भी बताया कि अर्थशास्त्र यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 20 क्वेश्चन के साथ उपस्थित होता है हर बार, हर साल। तो उसकी भूमिका 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन का आ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका दिखाता है। और अन्य एग्जाम में आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठा के देखिए, उसमें अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की बहुत बहुत भूमिका मिलती है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन उसमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो शब्द है एक यूनानी शब्द है, ओइकोनोमिया। एक यूनानी शब्द है, या ग्रीक कह लीजिए, इससे शब्द की उत्पत्ति हुई है इकोनॉमिक्स की। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इस शब्द को हमने दो वर्ड शब्द दो जगह तोड़ लिया। एक ओइकोस और दूसरे को नोमोस। इसका मतलब होता है हाउस होल्ड, यानी कि गृह, और इसको क्या बोलते हैं हम, फैमिली भी बोल सकते हैं, यानी कि परिवार। और अगर हम इस शब्द की बात करें नोमोस की, तो इसका मतलब होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। अब देखिए इसकी परिभाषा कुछ इस तरह देखने को मिलती है कि वह विषय जिसमें गृह प्रबंधन का अध्ययन किया जाता हो, वह विषय जिसमें गृह प्रबंधन का अध्ययन, जिसमें गृह प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की सबसे आसान परिभाषा इसे माना जाता है, लेकिन यह पूर्ण परिभाषा तो नहीं हो सकती है। अर्थशास्त्र के रूप में अगर हम अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में बात करें तो माना जाता है कि अर्थशास्त्र एक वह विषय है जो वस्तुओं, सेवाओं, सेवाओं के उत्पादन, वितरण, वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं
उपभोग का अध्ययन कराता है। किन चीजों का? वस्तुओं की, सेवाओं का, उत्पादन का, वितरण का, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का, वितरण का और उपभोग का जहां अध्ययन होता हो उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अच्छा, अर्थशास्त्र के बाद एक वर्ड और आता है, उसको मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं कि अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, ये वर्ड है, इसको भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है, ये दो शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं ये कहूं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सिद्धांतों एवं कानूनों का अध्ययन, नियमों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत सिद्धांतों एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन उनका इंप्लीमेंट किया जाता है एक अर्थव्यवस्था के रूप में। इंप्लीमेंट, यहां क्या किया जाता है? इंप्लीमेंट, और यहां पर अध्ययन होता है उनका। ये अंतर है दोनों में, और यही कारण है कि जब सिद्धांत या व्यवहार एक जैसे होते हुए भी अर्थव्यवस्था में हमें अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग मिल जाती हैं, क्योंकि उनका इंप्लीमेंटेशन अलग अलग तरह का है। हर देश की अर्थव्यवस्था में सिद्धांतों और कानूनों या नियमों को अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है, और यही कारण है कि हर देश हमें तमाम अर्थव्यवस्था देखने को मिल जाती है। जैसे कि एग्जांपल ले लें, जापान की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, रूस की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, अनेकों अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो इन दोनों शब्दों में जो अंतर है वो कुछ इस तरह है। ठीक है, अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, अर्थशास्त्र की, तो 1929 के यानी कि 1930 के दशक के यानी कि 1929 की मंदी से पहले हम समग्र अर्थशास्त्र का अध्ययन करते थे एक साथ। कब से पहले? 1929 से पहले। लेकिन जब 1929 की मंदी आई, उसके बाद एक अर्थशास्त्री थे कीन्स, उनकी एक बुक है और उस बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। एक अर्थशास्त्री थे कीन्स। उन्नीस सौ उनतीस का जब क्या आई, मंदी आई, तो इनकी एक बुक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और माना जाता है कि इस बुक से हमने अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित करके पढ़ना शुरू कर दिया। और वो दो भाग थे, वो थे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा था मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको बोलते हैं व्यष्टि इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र हिंदी में, और इसको बोलते हैं समष्टि।
क्या हुआ, जब 1929 का रिसेशन हुआ, जब 1929 की मंदी हुई, उसके बाद अर्थशास्त्री कीन्स ने अपनी बुक में जो लिखा उसके आधार पर इसको हमने दो भागों में बांटा, और दो भागों में बांट के इसका अध्ययन हमने करना शुरू कर दिया। और वो कौन सा था? माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। अर्थशास्त्र को हमने दो भागों में बांट लिया और उसमें पढ़ना स्टार्ट कर दिया। व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा मैक्रो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। अब इन दोनों में क्या अंतर है? माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? माइक्रो का मतलब अपने आप में होता है छोटा, और मैक्रो का अपने आप में होता है बड़ा। कि जब पूरी कंट्री के बारे में जब हम अर्थव्यवस्था का बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम मैक्रो लेवल पे। और जब हम परिवार लेवल पे या छोटे स्तर पर जब हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो लिख लीजिए इसको एक लाइन में, हेडिंग डाल के लिख लीजिए। ये तो आपने नोट करा ही होगा जो मैंने लिखाया है, नीचे लिखिए हेडिंग डालिए अर्थशास्त्र की परिभाषा। पहले डालिए अर्थशास्त्र की परिभाषा और उसमें लिखिए अर्थशास्त्र एक विषय है। वो चीज़ नोट की होंगी, उसके बाद लिखिए अर्थशास्त्र एक विषय है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु अर्थव्यवस्था है एवं वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण एवं उपभोग से ही अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। हेडिंग डालिए अर्थव्यवस्था। हेडिंग डालिए अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र। उस वर्ड को एक बार डिफाइन कर, जो मैंने अभी बताया उसको भी एक बार लिख लीजिए तो आगे आपको याद रहेगा। ऐसे लिख के और डैश करके लिख दीजिए कि अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों एवं नियमों का वर्णन करता है। अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों एवं नियमों का वर्णन करता है, वहीं अर्थव्यवस्था उन सिद्धांतों एवं नियमों का व्यावहारिक प्रयोग करता है। वहीं अर्थव्यवस्था में उन सिद्धांतों एवं नियमों का व्यावहारिक प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए और लिखिए कि अर्थव्यवस्था को एक विषय के रूप में दो हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है, और पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि, और वो आपने नोट किया होगा और नोट करके इसमें नोट करके लिख लीजिए, यहां नोट करके लिख लीजिए कि महामंदी 1929 की महामंदी के बाद अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया गया था।
समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जॉन मेमेयार्ड कीन्स को माना जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का उद्भव कीन्स की किताब द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैंने बताया कि मैक्रो का मतलब अपने आप में क्या है, बड़ा है, और माइक्रो का मतलब अपने आप में छोटा है। तो समझने के लिए इतना काफी है कि मतलब छोटे स्तर पर जब हम जिस अब अर्थव्यवस्था की गणना करते हैं, ठीक है, वहां हम माइक्रो अर्थशास्त्र, और जब बड़े लेवल पे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो वहां होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अर्थव्यवस्था में व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के उन छोटे हिस्सों का अध्ययन किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, जैसे एक परिवार, औद्योगिक इकाई इत्यादि। यह मांग एवं आपूर्ति से भी संबंधित है। मैं बताऊंगा कैसे। यह उस बाजार का भी अध्ययन करता है जहां वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार है। इसके ऊपर समष्टि अर्थव्यवस्था आधारित होती है। इसमें दो तीन चीजें आई, जैसे कि एक था कि यदि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार है, और ये मांग और आपूर्ति का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये जो दो टॉपिक आए हैं, देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है क्या है, छोटे स्तर पर बात करती है, यानी कि परिवार के स्तर पर, तक बात करती है। यानी कि हम बात करें जो समाज है, परिवार से जो समाज बन रहा है उसके आधार की बात कर रही है वो। और मांग कहां से उत्पन्न होती है, एक परिवार से उत्पन्न होती है। जब एक परिवार कुछ खर्चा करता है या पहले कुछ कमाता है तो उसके पास क्या आता है, पैसा आता है। और जब पैसा आता है तो वो खर्चा करता है, माफ कीजिएगा, पैसा आता है तो वो क्या करता है, मांग उत्पन्न करता है। ठीक है, जब इंसान के पास पैसा होगा, हमारे पास एक भी पैसा नहीं है तो हम घर में आराम शांति से बैठे हैं, और जब हमारे पास पैसा आया तो क्या करेंगे, कुछ खरीद लेते हैं। यार चलो बच्चों को पैसे दे दिए, टॉफी ले आओ, तो यानी कि टॉफी की मांग उत्पन्न हो गई। समझ रहे हो? तो वो कहां से होती है, छोटे स्तर से, क्योंकि आखिरी उपभोक्ता कौन है, एक परिवार, एक व्यक्ति, है ना। तो मांग उत्पन्न करता है, और उसी से जब पारिवारिक रूप या छोटे स्तर पर जब मांग उत्पन्न होती है तो उसी से पूरी अर्थव्यवस्था विकसित होती है। तो समझ रहे? तो इसलिए कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का आधार है, मांग और आपूर्ति का भी आधार है। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होगी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी नहीं। जब एक व्यक्तिगत या पारिवारिक रूप पर जब मांग ही उत्पन्न नहीं होगी तो फिर बेचेगा कौन, और जब कुछ बिकेगा नहीं, कुछ खरीदेगा नहीं, तो अर्थव्यवस्था कैसी। ठीक है, तो हमने लिख लिया था अभी व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब लिखिए, हेडिंग डालिए, समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। वह
वह अर्थशास्त्र जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के व्यापक हिस्सों का अध्ययन किया जाता है। तात्पर्य की यह पूरे देश के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इसके अंतर्गत आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, मौद्रिक नीतियां, राजकोषीय नीतियां, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। नोट करिए और नोट में डाल लीजिए, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। किसी भी अर्थव्यवस्था में निरंतर समृद्धि के लिए व्यष्टि और समष्टि दोनों ही आधार महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही आधार महत्वपूर्ण हैं। और वो महत्वपूर्ण कैसे हैं? जैसे कि मैंने बताया कि जब तक मांग उत्पन्न नहीं होगी तब तक कंपनी प्रोडक्ट क्यों बनाएगी? सोचो, जब मांग ही नहीं होगी तो कंपनी सामान किसके लिए बनाएगी? और जब मांग है, और मांग कहां से उत्पन्न होगी? एक परिवार से, एक व्यक्ति से। समझ रहे हो? तो मांग उत्पन्न होगी माइक्रो लेवल पे और पूरी होगी फिर जाके, और उसकी गणना होगी जाके मैक्रो लेवल पे। माइक्रो पे भी होगी, ठीक है। तो जब तक मैक्रो इकोनॉमी नहीं होगी तब तक माइक्रो नहीं होगी तब तक मैक्रो, यानी कि समष्टि इकोनॉमी की होगी ही नहीं, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और जिस देश में माइक्रो और मैक्रो दोनों अनुकूल हों, उस देश की आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित है और अच्छी रहेगी, क्योंकि जब डिमांड होगी और सप्लाई दोनों अच्छी हो रही होंगी तो वो अर्थव्यवस्था वास्तव में अच्छी होगी। अब हम बात करें इसके क्षेत्रक के बारे में, तो इसकी आर्थिक गतिविधियों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। और वो कौन कौन से 3 भाग हैं? वो है प्राइमरी क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो हेडिंग डाल लीजिए, अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार एवं क्षेत्रक। हेडिंग डालिए, अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार एवं क्षेत्रक। लिखिए कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भाग कौन से हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र ठीक है, तृतीयक क्षेत्र। इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, उसको बोलते हैं सेकेंडरी, और उसको बोलते हैं ट्रेशरी सेक्टर, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र वो है कि जहां पर हम, जैसे कच्चा माल है, रॉ मटेरियल कहें, कि जहां पर हम रॉ मटेरियल का उत्पादन करते हैं उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। यानी कि ये कहें कि जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं, जितने भी
प्राकृतिक स्रोत हैं और उनका जब हम दोहन करें तो उस पूरे दोहन के क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं या प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे खेती करना है, मत्स्य उत्पादन है, खनन करना है, डेयरी पशुपालन करना है, ये सारी चीजें किस में आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। तो लिख लीजिए कि प्राथमिक संसाधनों से, प्राथमिक हेडिंग डाल के लिखिए, प्राथमिक क्षेत्र में हेडिंग डालिए कि प्राथमिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी सभी गतिविधियों को, प्राथमिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी सभी गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। लिखिए जैसे, और ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सी चीज प्राइमरी सेक्टर में है, कौन सी द्वितीयक सेक्टर में है, तो इनको लिख लीजिए आप एक बार। लिखिए जैसे मत्स्य ठीक है, कृषि, लिखिए मत्स्य कृषि, डेयरी पशुपालन, खनन, उत्खनन, और जैसे खनन में हम निकाल, जैसे तेल निकालना है ना, कोयला, ये सब चीजें किस में आती हैं? प्राथमिक सेक्टर में। जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं और उनका जब हम दोहन करते हैं तो उन सभी को हम किस में रखते हैं? प्राइमरी सेक्टर में। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, इसको बोलते हैं, चलो इंग्लिश में मैंने इसको नोट कर लीजिए, प्राइमरी सेक्टर। ये है सेकेंडरी सेक्टर। जब प्राथमिक क्षेत्र की जो चीजें हैं, जब उनका प्रोसेस होगा इंडस्ट्रियल तौर पे, जब उनका प्रोसेस होगा जहां, उसको बोलते हैं हम द्वितीयक क्षेत्र। जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एग्रीकल्चर, सपोज करो हम कपास ले आए, कपास तो हमारा क्या है? रॉ मटेरियल है, लेकिन जब हम उससे कपड़ा बनाएंगे तो हमें कहां जाना पड़ेगा? द्वितीयक क्षेत्र में। हम कच्चा तेल ले आए, हम उसको रिफाइन करेंगे, कहां जाएंगे? द्वितीयक क्षेत्र में। जब हम प्राथमिक क्षेत्र के सामान को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। और प्रोसेस का मतलब होता है प्रसंस्कृत, प्रसंस्कृत, प्रोसेस करते हैं मतलब उसको। तो हम ये कहें कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है खासकर, उसको हम द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। किसको? इंडस्ट्री सेक्टर। और जो हमने ये है, इसमें कहीं जगह बची हो तो नोट करके लिख लेना एक जगह, कि यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में, लिख लीजिए, किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में, यानी जीडीपी में, जीडीपी क्या है हम आगे पढ़ेंगे, अभी एक बार नोट कर लीजिए कि किसी देश की जीडीपी में या सकल घरेलू उत्पाद में एवं जीवन यापन में कृषि क्षेत्र का योगदान कम से कम 50% हो। कृषि क्षेत्र का योगदान इसमें लिखना है, कम से कम 50% हो, तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि अर्थव्यवस्था। अब द्वितीय क्षेत्र हेडिंग डाल के लिखिए उसमें कि इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंतर्गत वह सभी गतिविधियां रखी जाती हैं जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को प्रसंस्कृत यानी कि प्रोसेस्ड किया जाता है। इसका एक उपक्षेत्र विनिर्माण उद्योग है। चूंकि यह विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है,
तो इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और फिर नोट करके लिख लीजिए, जैसे यहाँ लिखा था नोट करके, इसमें भी लिख लीजिए कि यदि किसी देश की जीडीपी में, यदि किसी देश की जीडीपी या राष्ट्रीय आय एवं जीवन यापन में कम से कम आधे की हिस्सेदारी हो, किसी देश की राष्ट्रीय आय में एवं जीवन यापन में कम से कम आधे की हिस्सेदारी हो, तो इसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसको औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी कि किसी देश में अगर इंडस्ट्री सेक्टर 50% से ज़्यादा है और लोगों के जीवन यापन का संसाधन 50% इंडस्ट्री सेक्टर से आता है, तो हम कहेंगे कि वो देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था है। हम भारत में कहते हैं ना, हम कृषि प्रधान देश हैं, कि जिस देश में जीडीपी में, जिस देश की सकल घरेलू उत्पाद एवं जीवन यापन में कृषि क्षेत्र का 50%, कम से कम 50% या उससे अधिक योगदान हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं। तीसरा है हमारा तृतीय क्षेत्र है, जिसको बोलते हैं हम टर्शरी सेक्टर। जब हमारे पास सामान पूरा बन के तैयार है, प्राथमिक से कच्चा माल हमारे पास यहाँ चला गया इंडस्ट्री में, यहाँ से माल बन के तैयार हो गया, तो उसका क्या होगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सेवा की ना। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सेवा की। उद्योग में सामान बन के तैयार हो गया, अब हमें सेवा क्षेत्र की आवश्यकता भी है, जो चीजों को सर्व करे कहीं। तो ऐसे क्षेत्र को, जो सारे क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनको किस में रखा जाता है, तृतीय टर्सरी सेक्टर। तो लिख लीजिए इसको एक बार। वह सभी गतिविधियां जिनके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन होता है, वह सभी गतिविधियां जिनके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन होता है, तृतीय क्षेत्र कहलाती हैं। जैसे लिखिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंकिंग, व्यापार इत्यादि। बैंकिंग सेक्टर भी तो सेवा क्षेत्र ही होता है, प्रोडक्शन थोड़ी नहीं होता उसमें। बैंकिंग, व्यापार, इत्यादि। ठीक है। चूंकि ये गतिविधियां, लिखिए, चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। और फिर नोट करके लिख लीजिए नीचे कि यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय में एवं जीवन यापन में, किसी देश की राष्ट्रीय आय में एवं जीवन यापन में सेवा क्षेत्र का आधे से अधिक हिस्सेदारी हो, सेवा क्षेत्र की आधे से अधिक हिस्सेदारी हो, तो उसे सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन विशेषज्ञों ने जब बाद में 2 आर्थिक क्षेत्रों को और चिन्हित किया, जिनको सेवा क्षेत्र में जोड़ा गया, और जिसको बोलते हैं चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। इसमें 2 भागों को और जोड़ा गया। हालांकि मैंने इसमें लिखवा दिया है वो सब, क्योंकि ये शिक्षा है, अनुसंधान है, ये सब अलग, इनको लेकिन अलग अलग उसमें विभाजित कर दिया है। जैसे कि चतुर्थ, जो 4th सेक्टर है उसका, जो चतुर्थ है,
उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान इत्यादि इस तरह के सेक्टर को रखा गया है। वहीं जो पंचम क्षेत्र है उसमें जो शीर्ष निर्णय लेने वाले लोग हैं, शीर्ष निर्णयन की जो प्रक्रिया कर रहे हैं लोग, उनको इसमें रखा गया है। और सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के जो नीति निर्णायक लोग हैं, कौन है? नीति निर्णायक लोग, चाहे वो सरकार के हैं या प्राइवेट क्षेत्र के हैं, उन सबको किस में रखा गया है? पंचम सेक्टर में। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि ये कभी एग्जाम के पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3 सेक्टर इम्पोर्टेंट थे, मैंने उनको बता दिया, लेकिन बाद में विशेषज्ञों ने इसको भी 2 भागों में बांट दिया। इन्होंने कहा कि जो स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों को अलग रखो, और जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं, पॉलिसी मेकर हैं, यानी जो निर्णय ले रहे हैं, जो सीट्स पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनको एक तरफ रख दो, क्योंकि वो भी सेवा क्षेत्र का ही हिस्सा है। तो उन दोनों को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। अब हेडिंग डालिए कि आर्थिक प्रणालियां। हेडिंग डालिए आर्थिक प्रणालियां। आज हम इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट करेंगे लगभग, और कल से फिर हमारा जो है टॉपिक स्टार्ट होंगे आगे। हेडिंग डालिए आर्थिक प्रणालियां। अब देखो, मानव जीवन किस पर निर्भर करता है? उपभोग पर। भाई मानव है तो उपभोग तो करेगा, खाना है, पीना है, कपड़े हैं, रहने की जगह है, ठीक है। मानव जीवन है तो निर्भर है वो किस चीज पर? उपभोग पर। और उपभोग में उसे क्या क्या चाहिए? वस्तुएं चाहिए, और क्या चाहिए? सेवाएं चाहिए। वस्तुएं और सेवाएं चाहिए, ठीक है। अब वस्तुओं और सेवाओं में सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी उत्तरजीविता, उनकी उत्तरजीविता, और जिसको बोलते हैं सर्वाइवल। उत्तरजीविता, किसी इंसान को जीवित रहने के लिए कुछ एसेंशियल चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ आवश्यक चीजों की जरूरत तो होगी। किसकी होगी? आवश्यक वस्तुएं, जिनको बोलते हैं हम एसेंशियल। और उसमें क्या है? जैसे हम सुनते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। जैसे आहार है, भोजन, कपड़ा है, घर है, इत्यादि ऐसी चीजें हैं। अब इन चीजों के लिए, इन सब चीजों के लिए अगर हम सारी चीजों की बात करें इनकी, तो इनके लिए क्या आवश्यकता होगी भाई? हमें इनके लिए चुनौती है हमारे पास। क्या चुनौती है कि हम इनको प्राप्त कैसे करें? प्राप्त कैसे करें? प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको चीजों का सृजन करना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है। अब सृजन करने के लिए हमें क्या चाहिए?
सृजनकारी परिसंपत्ति। ठीक है, सृजन करने के लिए हमें सृजनकारी परिसंपत्तियों की आवश्यकता होगी। और जब हम सृजनकारी परिसंपत्तियों की आवश्यकता को पूरा करेंगे तो हमें उनके लिए आवश्यकता होगी किसकी? धन की, पैसे की, मनी। किसकी आवश्यकता होगी? मनी। और मनी के लिए किसकी आवश्यकता होगी? कोई निवेश करे। किसकी आवश्यकता होगी? निवेश। अब समस्या क्या है कि निवेश कौन करेगा? निवेश कौन करेगा? तो जब इन निवेश को कौन करेगा, उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ी कि आर्थिक प्रणालियों की। ठीक, उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी आर्थिक प्रणालियों की, निवेश करने वाले लोगों की। और इस प्रकार जब आर्थिक प्रणालियों की आवश्यकता होगी तो वर्तमान में हमारे पास मुख्यतः प्रणालियां तो बहुत सारी हैं, पर मुख्यतः जो प्रचलन में है वो 3 तरह की प्रणालियां हैं। कितने तरह की? 3 तरह की प्रणालियां हैं। तो यहां आवश्यकता पड़ेगी हमें आर्थिक प्रणालियों की। और आर्थिक प्रणालियां हमारे पास कितने तरह की हैं वर्तमान में? 3 तरह की हैं। मैं उस पर जाने से पहले मैं एक बार इसको और समझा देता हूं कि देखो, मानव जीवन, अगर आदमी जिंदा है तो उसको उपभोग की आवश्यकता तो है, यानी कि उसको लिए अपने लिए चीजों के उपभोग करने के लिए चीजों की आवश्यकता तो है। और सबसे पहले उसको किस चीजों की आवश्यकता होती है? असेंशियल कमोडिटी की। तो असेंशियल चीजों की जो आवश्यकता है उसमें क्या है? वस्तुएं भी होंगी, कुछ सेवाएं भी होंगी असेंशियल में, जैसे कि आहार है, कपड़ा है, घर है, स्वास्थ्य है। इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। और उन सब चीजों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें उन चीजों को सृजन करना पड़ेगा, यानी उन चीजों को उत्पादन करना पड़ेगा, उनका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, परिसंपत्ति की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा चलने के लिए हमें निवेश की आवश्यकता पड़ेगी, कोई हमें पैसा लगाए इस इंडस्ट्री में। अब पैसा कौन लगाएगा? पैसा कौन लगाएंगे? पैसा लगाएंगी आर्थिक प्रणालियां, लोग लगाएंगे पैसे। और उन जो लोग लगाएंगे वो किस तरह के लोग लगाएंगे? उनको किस तरह के लोग लगाएंगे? व्यक्तिगत तौर पे लगाएंगे, सार्वजनिक तौर पे लगाएंगे, सरकार लगाएगी, निजी संपत्ति लगाई जाएगी। ठीक है, समाज को उससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, समाज को उसको क्या होगा, लाभ किसको मिलेगा, क्या? तो वो सारी चीजें जो इसमें होंगी, क्या होंगी? आर्थिक प्रणालियों के अंतर्गत होंगी। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब आर्थिक प्रणालियां हमारे पास 3 प्रकार की हैं वर्तमान में। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित प्रणाली। हमारे पास 3 तरह की प्रणालियां हैं। कौन कौन सी? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। अब देखो, एक बुक है एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। उस बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। और इस बुक को हम वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। एक बुक है
वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है। ठीक है, तो ये स्कॉटलैंड के एक दार्शनिक हैं एडम स्मिथ, जिनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। उससे पूंजीवादी प्रणाली का उद्भव माना जाता है। उस बुक से पूंजीवादी प्रणाली का उद्भव माना जाता है। तो पूंजीवादी प्रणाली में क्या है कि इसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण मांग आपूर्ति की बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है कि यानी बाजार में जितनी मांग है उसके आधार पर उत्पादन और उसी हिसाब से इसका रेट डिसाइड होता है। इसमें उत्पादन जो है वो बाजार की मांग के अनुसार होता है और वस्तुओं का वितरण व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार ना होकर के उनकी क्रय शक्ति के आधार पर होता है। पूंजीवादी जो प्रणाली है, ये जो प्रणाली है, इसमें उत्पादन जो है मांग के आधार पर होता है कि लोगों की जितनी मांग है उसके आधार पर होता है और इसका जो वितरण है वो लोगों की क्रय शक्ति के आधार पर होता है। मैं समझाता हूं अभी। क्रय शक्ति का मतलब है कि आपके पास कितना पैसा है। समझ लीजिए, आपके पास कितना पैसा है, यानी कि आपके पास 100 रुपये हैं और इसमें से सपोज करो कि ये 50 वस्तुएं हैं और एक वस्तु की कीमत इसमें 10 रुपये है, तो आपकी क्रय वस्तुएं हैं और एक की कीमत है 10 RS, तो आप इसमें से कितनी खरीद पाओगे? सिर्फ 10 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं खरीद पाओगे? केवल 10 वस्तुएं परचेज कर पाओगे आप। कितने में? 100 रुपये में, क्योंकि एक वस्तु की कीमत 10 रुपये है। तो आपकी जो क्रय शक्ति है वो कितनी हो गई? 10 वस्तुएं। समझ रहे हो? तो उत्पादन तो हो गया मांग के आधार पर। भले आपको 20 वस्तुओं की आवश्यकता है तो आपकी जो आवश्यकता है वो हो गई मांग। तो आपको सपोज करो 20 वस्तुओं की आवश्यकता थी तो आपने मांग जारी करी 20 वस्तुओं की, उत्पादन हुआ, लेकिन जो वितरण हुआ वो हुआ आपकी क्रय शक्ति के आधार पर कि आपके पास पैसा कितना है। तो आपके पास 100 रुपये है और 10 रुपये की एक वस्तु है, तो आपकी क्रय शक्ति सिर्फ 10 वस्तुओं की थी। अब आया होगा बात समझ में। तो जो मांग है उत्पादन उसके आधार पर हो रहा है, लेकिन जो वितरण है वो क्रय शक्ति के आधार पर हो रहा है। और जैसे कि अगर हम वर्तमान में बात करें, जब शुरुआत हुई इसकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो बात हुई अमेरिका से। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में ये हुआ और उसके बाद कुछ यूरोप के, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में जाके ये चीज़ें फैल गईं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए पूंजीवादी प्रणालियां, पूंजीवादी प्रणाली, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, और लिखिए कि इस प्रणाली का उद्भव स्कॉटलैंड के दार्शनिक एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक से माना जाता है। इस प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, इस प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, मांग एवं आपूर्ति की बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। दोबारा सुनिए, इस प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण मांग एवं आपूर्ति की बाजार शक्तियों पर निर्भर करता है। इस प्रणाली में वस्तुओं का उत्पादन बाजार के मांग के अनुसार होता है तथा वस्तुओं का वितरण व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार ना होकर उनकी क्रय क्षमता के अनुसार होता है।
उनकी क्रय क्षमता के अनुसार होता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए यूएसए। नीचे लिखिए इसी में कि पूंजीवादी प्रणाली को पहली बार 1777 में यूएसए में प्रयोग में लाया गया। 1777 में यूएसए में प्रयोग में लाया गया। उसके बाद यह पूरे उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप में विस्तृत हुआ। इस अर्थव्यवस्था ने 1929 की मंदी तक, यानी कि 1929 की ग्रेट डिप्रेशन तक, उस मंदी को ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है, उच्च संपन्नता हासिल की। लेकिन मंदी के फलस्वरूप इसे अप्रत्याशित आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। नोट करके लिखिए कि अधिकांशतः लोग गरीब बने रहे। इस प्रणाली में लिखिए, अधिकांशतः लोग गरीब बने रहे एवं आर्थिक असमानता काफी बढ़ी। और उसके कारण में लिखिए, यहां पर क्या था, इसमें बात करें तो ज्यादातर जनता जो है क्या है, निर्धन है और आर्थिक असमानता भी है। आर्थिक असमानता इस प्रणाली में जो देखने को मिली, देखिए, और उसका कारण था कि इसमें आयकर नहीं लगाया जाता था। इसके कारण में बोलें कि आयकर नहीं लगाया जाता था। कर व्यवस्था बहुत कमजोर रही है पूंजीवादी प्रणाली में, और अगर जो कुछ लगाते भी थे नहीं, और जो थो भी थे या बहुत निम्न थे। ठीक है। और जो सरकारें थीं, इसका दूसरा कारण लिख लीजिए, सरकारें जो वेलफेयर होता है, कल्याणकारी कार्य जो होते हैं, उसमें नाम मात्र के लिए संलग्न थी। लिख लीजिए, सरकारें कल्याणकारी या वेलफेयर कार्यों में नाम मात्र के लिए संलग्न थी। कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियल लोग हैं, उन पर सरकार टैक्स नहीं लगा रही है। लगा रही है तो बहुत नाम मात्र का टैक्स लगा रही है, और लोगों से पैसा ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर सरकार अमीरों पर टैक्स लगाए तो उनसे कुछ पैसा सरकार के पास आएगा और उसको सरकार कल्याणकारी कार्यों में यूज करेगी, और जब सरकार कल्याणकारी कार्यों में यूज करेगी तो वो पैसा जनता के पास जाएगा, एक सर्कुलेशन में बनेगा। लेकिन यहां ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। यहां मिल रहा है कि सरकार टैक्स ही नहीं लगा रही है, उन लोगों पर लगा रही है तो बहुत कम टैक्स लगा रही है, और पैसे का बहुत बड़ा अंतर धीरे धीरे देखने को मिलता है। जो अमीर था वो अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब था वो गरीब होता जा रहा है। पूंजीवादी प्रणाली में ये देखने को मिला, और ये एक इसकी सीमा के रूप में इसको देखा जाता है। तो इसमें हेडिंग डालिए सीमाएं, पूंजीवादी प्रणाली की सीमाएं, हेडिंग डालिए। अब इसकी सीमाओं के तौर पर देखोगे कि जिनके पास बाजार के आधार पर क्रय शक्ति नहीं है, जिन लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है, उनके लिए इसमें कोई उपबंध नहीं है। ठीक है, जिनके पास क्रय शक्ति नहीं है, कोई उपबंध नहीं है उनके लिए कि उनको क्या होगा, उनका जीवन यापन कैसे होगा, उसके बारे में इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा। तो इसकी सबसे बड़ी जो एक कमजोरी थी वो थी, मैं भी लिखाऊंगा, समझ लीजिए। और दूसरा था, जैसा मैंने बताया कि सरकार के जो कल्याणकारी कार्य हैं, वो नहीं थे भी तो बहुत नगण्य के बराबर। जैसा कि मैंने बताया
एक बार और समझा देता हूं कि जब ये क्या है, उत्पादक हैं और ये जनता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक लोग हैं या जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, ठीक है, अगर उन पर टैक्स नहीं लगेगा, कि जब इनसे टैक्स लगता है तो वो टैक्स का पैसा किसके पास आता है? सरकार के पास आता है। और जब सरकार के पास पैसा आता है तो सरकार उस पैसे को कहां खर्च करती है? सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में करती है, या सामाजिक कल्याणकारी कार्यों के लिए, ठीक है। और जब ये करेगी तो ये पैसा किसके पास जाएगा? घूम फिर के आम जनता के पास जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये पैसा यहां पे टैक्स लग ही नहीं रहा और ये पैसा यहां आ ही नहीं रहा, तो ये पैसा इन लोगों के पास ही रुक जा रहा है, ये तो और पैसे वाले हो जा रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत पैसा इन लोगों तक पहुंचता सरकार की वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू, वो पैसा भी रुक गया और इनके लिए कुछ भी नहीं पहुंचा। समझ रहे हो? तो इससे क्या है, ये लोग समृद्ध होते गए और ये गरीब होते गए, तो इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया, ठीक है। तो अब लिख लीजिए सीमाओं में कि जिनके पास बाजार आधारित क्रय शक्ति नहीं थी, उनकी देखभाल के लिए कोई उपबंध नहीं था। दूसरा लिखिए, सरकार द्वारा नगण्य कल्याणकारी कार्य किए जा रहे थे। सरकार द्वारा नगण्य कल्याणकारी कार्य। तीसरा लिख लीजिए कि वितरणकारी उपायों को लागू करने यथा प्रगामी कर प्रणाली को अपनाने के बावजूद भी आर्थिक असमानताएं बढ़ती गईं। नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए कि महामंदी से बाहर ना आ पाने के साथ, महामंदी से बाहर ना आ पाने के साथ विश्व में अर्थशास्त्र की नई शाखा समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ, जो मैंने आपको पहले बताया अभी, जिसका प्रस्ताव ब्रिटिश अर्थशास्त्री किन्स द्वारा अपनी पुस्तक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में रखा गया, जैसा कि मैंने आपको पहले लिखा चुका हूं मैं। आज बस इतना ही रहने देते हैं। कल हम शुरू करेंगे दूसरी प्रणाली, जिसको बोलते हैं हम समाजवादी प्रणाली, और उसके बाद एक मिश्रित प्रणाली, फिर ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। कल मिलते हैं इसी वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।